एक जोरदार तूफान के बीच आग की लपटों में घिरा एक बड़ा प्लेन आसमान से एक जंगली आइलैंड के घने जंगल की ओर गिरता है। एयरप्लेन कैबिन के मलबे के बीच पायलट और उसका को पायलट जागते हैं और मदद के लिए रेडियो इक्विपमेंट ढूंढते हैं। उन्हें जमीन पर एक छोटा रेडियो दिखता है जो कैबिन से कुछ मीटर दूर है। बुरी तरह घायल को पायलट रेडियो लेने के लिए नीचे उतरता है और उसके पास से कुछ बड़े अंडों के टूटे हुए छिलके गुजरते हैं। कम्युनिकेटर तक पहुंचने पर वह एक अजीब सा बायोलॉजिकल टिश्यू देखता है और उसके आकार को देखकर उसे भारी खतरे का एहसास होता है। जब वह पलटकर देखता है कि उस भयानक आवाज का सोर्स क्या है, तो उसे कुछ ही मीटर दूर एक बहुत बड़ा सांप सीधे उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। सांप एक खतरनाक और तेज हमला करता है, जिसका नतीजा को पायलट पर एक जोरदार प्रहार होता है। वह बेचारा बचाव के लिए मुश्किल से अपने हाथ भी उठा नहीं पाता। क्रैश होने से कुछ घंटे पहले की बात करें तो प्लेन एक शांत सफर पर बादलों के बीच उड़ रहा होता है। प्लेन के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और आरामदायक था। लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल मौत उनके सामने खड़ी होगी। क्रू अपनी स्टैंडर्ड इन फ्लाइट सर्विस पूरी करता है और पैसेंजर्स से अपनी सीट ठीक करने और खाने के लिए ट्रे नीचे करने को कहता है। एक बूढ़ा आदमी शांति से सोते हुए खर्राटे ले रहा होता है। उसके बगल में एक और जवान आदमी चिंता से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहा था। अचानक वह आदमी सी फूड मार्केट में केकड़ों के बर्ताव के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वे हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें माहौल या दूसरे केकड़ों द्वारा रोक दिया जाता है। यह इंसानी जिंदगी का एक सीधा उदाहरण था। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे पानी देती है और उसकी सोच टूटती है। वह पानी लेने से मना कर देता है और सोचता है कि जिंदगी कब इतनी मुश्किल हो गई। हल्के टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट आगे बैठे एक पैसेंजर पर थोड़ा पानी गिरा देती है। उस औरत का चेहरा देखकर आदमी को एयरपोर्ट पर उससे हुई बातचीत याद आती है। उसे वह नेकलेस याद आता है जो उसने उससे मिले एक स्माइली फेस स्टिकर से बनाया था। कॉकपिट में क्रू शांति से बातें कर रहा होता है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक बड़े तूफान की ओर बढ़ रहे हैं। फ्लाइट की शांति अचानक तेज और अजीब टर्बुलेंस से टूट जाती है। एयरक्राफ्ट जोर से हिलने लगता है। पैसेंजर्स में घबराहट फैलती है, कैबिन में चीजें उड़ने लगती हैं और इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। प्लेन के एक इंजन पर बिजली गिरती है, जिससे इंजन खराब हो जाता है और विंग में आग लग जाती है। पायलट नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट पर देखते हैं कि ठीक आगे एक आइलैंड है जो मैप में नहीं है, लेकिन पानी में लैंडिंग बहुत रिस्की होगी, इसलिए वे आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। वे लैंडिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और प्लेन जोर जोर से हिल रहा होता है। इस बीच उस आदमी को अपने अतीत के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिनकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जैसे उसकी माँ की मौत। अचानक प्लेन जमीन पर क्रैश होते ही टूटने लगता है। वह आदमी एक जंगली जंगल के बीच हैरान और अकेला उठता है और हादसे में बचे दूसरे लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी देर घने पेड़ पौधों के बीच चलने के बाद उसे डर का भयानक मंजर दिखता है। चारों तरफ खून और तबाही मची हुई थी। जो लोग बच गए थे उनकी आंखों में सिर्फ मौत का खौफ और बेबसी छाई हुई थी। हाउरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भयानक सपने से कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन उसे यह पक्का पता था कि अगर जिंदा रहना है तो उसे हिम्मत दिखानी ही होगी। प्लेन पूरी तरह से तबाह हो गया था। कुछ लोग मर चुके थे और बचे हुए लोग निराशा में चीख रहे थे। वह कैबिन की तरफ उस औरत की मदद करने के लिए दौड़ता है जिसे उसने मलबे से अपने बॉयफ्रेंड को बचाते हुए देखा था। जब वह औरत उस आदमी का चेहरा देखती है तो वह थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसे हाउरेन कहकर बुलाती है। क्रू बचे हुए लोगों की अच्छी तरह से देखभाल करने की कोशिश करता है। बचे हुए लोगों में से एक आदमी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ग्रुप के बचने का एकमात्र मौका यह है कि सब एक साथ मिलकर उस जगह की ओर चलें जहां प्लेन का कैबिन गिरा था, क्योंकि वहां रेडियो ट्रांसमीटर था। वह जोर देता है कि सभी को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए और पानी तथा खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर वह पास में दिखे एक बड़े नुकीले फल को पकड़कर उसे हल्के से थप्पड़ मारता है। फल उसके हाथ में ग्रेनेड की तरह फट जाता है और उसके अंदर से एक खतरनाक कोरोसिव लिक्विड उस आदमी के पूरे शरीर पर फैल जाता है। कुछ सेकंड बाद वह तड़प कर मर जाता है, जो इस बात की चेतावनी थी कि उस इकोसिस्टम का हर हिस्सा जानलेवा है। एक और पैसेंजर ग्रुप को लीड करने की कोशिश करता है और बताता है कि उन्हें कैबिन क्रैश की जगह तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। वह सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ शब्द बोलता है और चलना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक बड़ा मांसाहारी पौधा उसे जिंदा खा जाता है। ग्रुप यह देखकर घबरा जाता है कि वे इन पौधों से घिरे हुए हैं, जो अपना मुंह खोलते ही अपने पिछले शिकार के बचे हुए हिस्से दिखा रहे थे। उन राक्षसी पौधों की जड़ें जमीन के अंदर किसी विशाल सांप की तरह रेंग रही थीं।
हर एक कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को पीछे छोड़कर भागने लगे, लेकिन उन पौधों की रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। ये मंजर ऐसा था मानो पूरा जंगल ही उन्हें जिंदा निगल जाना चाहता हो। बचे हुए लोग खतरे से बचने के लिए बेताब होकर भागते हैं, लेकिन पौधे सांपों की तरह चलते हैं और उनमें से कई को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। हाउ रेन एक ऐसे आदमी की मदद करता है जो अपने सूटकेस की रक्षा ऐसे कर रहा था जैसे वह उसकी जान हो। जब वह जमीन पर गिरता है और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देखता है तो उसे याद आता है कि लोग उससे पैसे मांग रहे थे और वकील ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो 6 मिलियन का पेमेंट किया जाएगा। उसका दिमाग हिल जाता है। वह खड़ा होता है और उस तकलीफ को खत्म करने के लिए मांसाहारी पौधे का सामना करता है, लेकिन पौधे के उसे खाने से ठीक पहले ग्रुप का एक आदमी उसे धक्का देकर बचा लेता है। पौधा अगले हमले की तैयारी करता है, लेकिन रुआन निंग उसके खुले मुंह में एक डंडा घोंपकर उसे रोक देती है। वे जंगल में और अंदर जाते हैं, पौधों को हटाने की कोशिश करते हैं, जब तक कि वे एक चट्टानी नाले तक नहीं पहुंच जाते जो उन्हें पनाह दे सकता था। ज्यादा अनुभवी लोगों में से एक बताता है कि यह आइलैंड न्यूक्लियर वेस्ट से खराब पानी की धारा के किनारे है, जिससे उन पौधों में म्यूटेशन हुआ है। ग्रुप ये सोचकर निराश हो जाता है कि दूसरे जानवरों में भी पोल्यूशन की वजह से म्यूटेशन हुआ होगा और वे भी उतने ही खतरनाक होंगे। वे नतीजा निकालते हैं कि बचने का एकमात्र तरीका प्लेन के कैबिन तक पहुंचना है। चट्टानों को सावधानी से पार करते हुए वे दरार में आगे बढ़ते हैं। लाइन में आखिरी चल रहे आदमी को पीछे वाला साथी गायब मिलता है, लेकिन वह वहम सोचकर आगे बढ़ता है। तभी अचानक कुछ उसका सिर पकड़कर हवा में उठा लेता है। उसके साथ मौजूद दूसरा जवान आदमी उसे गायब होते देखता है और बाकी ग्रुप को चेतावनी देने दौड़ता है, लेकिन वह विदेशी भाषा बोलता था, इसलिए सब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और आदमी उसका मैसेज समझ जाता है, लेकिन जैसे ही वह सबको समझाना शुरू करता है, उसे एक बड़े छिपकली जैसे मॉन्स्टर के हमले से रोक दिया जाता है, जिसकी जीभ गिरगिट की तरह निकली होती है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी खा लिया जाता है और दूसरी छिपकलियां भी ग्रुप के पास आ जाती हैं। सब बेतहाशा भागते हैं और चट्टानों की पतली सी जगह से गुजरते हैं। तभी उनमें से एक पत्थरों के बीच फंस जाता है। ग्रुप का एक सदस्य उसे बाहर निकालता है और बाल बाल बचता है। ग्रुप का एक हिस्सा खाई से बचकर ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। हाउ रेन, रुआन निंग और एक दूसरा सर्वाइवर पीछे छूट जाते हैं। एक मॉन्स्टर दूसरे सर्वाइवर को पकड़ता है, लेकिन उसके भारी वजन की वजह से उसे खींच नहीं पाता। फिर छिपकली रोन निंग पर हमला करती है। हाउ रेन उस औरत का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह मॉन्स्टर के जबड़ों में नहीं फंसती। फिर मॉन्स्टर उसे छोड़कर हाउ रेन पर ही हमला कर देता है। औरत उसे कसकर पकड़ लेती है, तभी दूसरी छिपकली उसे भी पकड़ लेती है। हाउ रेन मॉन्स्टर के सामने सरेंडर करने का फैसला करता है और लड़की को अपनी फीलिंग्स बताकर उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन आखिर में दूसरा सर्वाइवर कूदकर हाउ रेन को हवा में ही रोक लेता है, जिससे दोनों मॉन्स्टर अपनी ही जीभों में उलझ जाते हैं। ग्रुप को भागने का सही मौका मिल जाता है और वे ऊंचे पेड़ पौधों के बीच से भाग निकलते हैं। छिपकलियां उनका पीछा करती हैं, लेकिन पेड़ पौधों में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, मानो उस क्षेत्र पर कोई बहुत बड़ा खतरा हावी हो, जिसके इलाके में जाने की हिम्मत वह खूंखार छिपकलियां भी नहीं कर सकती थीं। रुआन निंग हाउ रेन से बात करती है और कहती है कि जब वह एक यात्रा से लौटी थी तो वह उससे मिलने उसके घर गई थी, लेकिन वह वहां नहीं मिला था। यह हाउ रेन को उस पल की याद दिलाता है जब वह अपनी माँ की मौत के कारण अपनी जान देने वाला था। उसका छोटा भाई उससे भिड़ जाता है और पूछता है कि क्या यही सही समाधान है। हाउ रेन वकील से बात करता है ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी विरासत उसके छोटे भाई को मिल जाए। ग्रुप बिना यह जाने आगे बढ़ता रहता है कि एक विशाल सांप उनका इंतजार कर रहा है। चीखें सुनकर हाउ रेन रुआन निंग को अपने कंधों पर उठा लेता है ताकि वह देख सके कि क्या हुआ है। वह देखती है कि सांप की बड़ी पूंछ उसकी ओर आ रही है और सीधे उस पर वार करके उसे गिरा देती है। डरा हुआ ग्रुप पेड़ पौधों के बीच से देखता है जब सांप फिर से आता है और पकड़े गए जवान आदमी को जिंदा खा जाता है। घबराया हुआ ग्रुप बिना सोचे समझे भागता है और दूसरी खाई की ओर जाकर सांप से छिपने की कोशिश करता है। सब कुछ शांत हो जाता है, जिससे टेंशन और भी बढ़ जाती है। जब सांप रुआन निंग के पास आने लगता है तो हाउ रेन राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचता है। सांप हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन हाउ रेन देखता है कि वे विस्फोटक फलों वाले पेड़ों के नीचे हैं। वह उनमें से एक फल सांप पर फेंक देता है, जिससे बड़े धमाके होते हैं और विशाल सांप घायल होकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है, ग्रुप एक गुफा में शरण लेता है। वे कैंप फायर जलाते हैं। तभी एक बुजुर्ग औरत रुआन निंग के साथी को टेलीविजन से पहचान लेती है। इससे वह असहज होकर गश्त करने निकल जाता है। बुजुर्ग आदमी गुफा की दीवार पर ऑयल देखता है और आग के लिए थोड़ा सा ले लेता है। हाउ रेन अपना नेकलेस आग जलाने के लिए देता है,
जिससे रुआन निंग दुखी हो जाती है। बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी को याद करता है और कहता है कि जब तक कोई जिंदा है उसे इज्जत और खुशी से जीना चाहिए। तभी ग्रुप को दूर से एक तेज आवाज और रोशनी दिखाई देती है। ये सोचकर कि यह कोई रेस्क्यू टीम हो सकती है, हाउ रेन, रुआन निंग का बॉयफ्रेंड और ब्रीफ केस वाला आदमी मदद लेने जाते हैं। वे खुले मैदान में आगे बढ़ते हैं जब उन्हें एक नया जीव हैरान कर देता है। रोशनी का सोर्स एक बहुत बड़ा मेंढक था जिसके सिर पर एक लटकता हुआ अंग था जो रोशनी निकाल रहा था। वे चट्टानों के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन ब्रीफकेस वाला आदमी अपना सूटकेस निकालने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और सूटकेस खुल जाता है जिसमें उसकी छोटी बेटी की राख थी। बड़ा मेंढक उसे खा जाता है और बाकी दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है। वे अलग होने का प्लान बनाते हैं ताकि एक जिंदा बच सके। हाउरन एक तरफ भागता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दूसरे आदमी ने उसे धोखा दिया है। मेंढक हाउरन की तरफ कूदता है, लेकिन तभी उससे भी बड़ी कोई चीज उस मेंढक को हवा में ही छीन लेती है। वह लड़का गुफा में लौटता है और दूसरों को बताता है कि वह अकेला बचा है। जल्द ही वह बड़ा सांप गुफा के पास चक्कर लगाने लगता है। वह कुछ देर बाद गायब हो जाता है। सुबह वे बच्चे की राख को दफना देते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उन्हें जमीन पर सांप की खाल का एक बड़ा टुकड़ा दिखता है जिससे वे अलर्ट हो जाते हैं। तभी वह बहुत बड़ा सांप बाहर निकलता है और ग्रुप की तरफ एक पत्थर फेंकता है। ग्रुप बाल बाल बचता है और फिर शिकार शुरू होता है। हर कोई दरारों में छिपकर बच निकलता है और अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। वे एक गुफा में घुसते हैं और एक खड़ी और फिसलन भरी सड़क से आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा आदमी फिसल जाता है, लेकिन हाउरेन और रुआन निंग का बॉयफ्रेंड उसे पकड़ पाते हैं। सांप पास आता है और जवान आदमी बूढ़े आदमी को खाई में गिरने देता है, जहां वह सीधे सांप के मुंह में गिर जाता है। हाउरेन उस जवान आदमी को भी खाई में गिरने देने के बारे में सोचता है, लेकिन मन बदलकर उसे बचा लेता है। गुफा से निकलने के बाद हाउरेन उस जवान आदमी से पूछता है कि उसने बूढ़े आदमी को क्यों गिरने दिया। जवान आदमी जवाब देता है कि असली राक्षस वह नहीं बल्कि हाउरेन है। वह हाउरेन की इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है और कहता है कि वह जानता है कि उसका प्लान पैसे पाने के लिए एक्सीडेंट का नाटक करना था। ग्रुप आगे बढ़ता है और प्लेन का मलबा पाता है। वे मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ते हैं और कैबिन क्रैश की जगह तक पहुंचते हैं। ग्रुप कैबिन में घुसकर रेडियो ट्रांसमीटर खोजता है। फ्लाइट अटेंडेंट पायलट को अपनी सीट पर पाती है, लेकिन वह मर चुका था और एयरक्राफ्ट कंट्रोल पर गिर जाता है, जिससे इंजन एक्टिवेट हो जाता है। वह इंजन बंद करती है और इंजन की हवा से ट्रांसमीटर मिल जाता है। हाउरेन रेडियो खोजने जाता है और को पायलट के खून से सने कपड़े देखता है। फिर ग्रुप पर उसी सांप का हमला होता है। हाउरेन उस जीव पर कुल्हाड़ी से वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसकी एक आंख अंधी हो जाती है। रुआन निंग भी कुल्हाड़ी पकड़कर सांप पर हमला कर देती है। सांप रुआन निंग पर हमला करता है, लेकिन हाउरेन उसे आखिरी समय में खींच लेता है। जब दो और सांप आते हैं तो दोनों प्लेन के दरवाजे के नीचे छिप जाते हैं। जवान आदमी प्लेन के हिस्से पर जोर से मारकर सांप का ध्यान खींचता है। वह इंजन चालू करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। एक सांप बुजुर्ग औरत को निगल जाता है। दूसरा सांप फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी खुद सामने आ जाता है। हालांकि कोशिश बेकार जाती है क्योंकि दूसरा सांप पीछे से आकर उस बेचारी औरत पर हमला कर देता है। जवान आदमी देखता है कि दो सांप उस पर हमला करने आ रहे हैं, लेकिन अचानक फ्लाइट अटेंडेंट की आखिरी कोशिश से प्लेन का इंजन चालू हो जाता है। इंजन की ताकत सामने की हर चीज को खींचने लगती है और जबरदस्त सक्शन उस सांप को खींच लेता है जो हाउरेन और रुआन निंग पर हमला कर रहा था। वह विशाल सांप अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस भयानक सक्शन से बच नहीं पाता। देखते ही देखते उसका भारी शरीर इंजन के नुकीले ब्लेड से टकराता है और वह पूरी तरह कटकर खून के फव्वारे में बदल जाता है। उस उथल पुथल के बाद रुआन निंग का बॉयफ्रेंड बताता है कि गुफा के अंदर उसने बुजुर्ग आदमी का हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि बुजुर्ग आदमी ने खुद पकड़ छोड़ी थी। प्लेन के धुएं के नीचे एक बहुत बड़ा सांप पास आता है और उस जवान आदमी को निगल जाता है। हाउरेन और रुआन निंग कैबिन की तरफ वापस भागते हैं। सांप कैबिन को लपेटकर हमला करना शुरू करता है। हाउरेन को रुआन निंग की बात याद आती है कि वह ज्यादा मुस्कुराए तो किस्मत बेहतर होगी। वह कुल्हाड़ी चलाता है और प्लेन के साइड में एक छेद खोलकर भागने लगता है। एयरक्राफ्ट का बचा हुआ फ्यूल लीक होने लगता है और सांप उसमें भीग जाता है। हाउरेन और रुआन निंग चट्टानों की दरार से भागते हैं और वह अपने नेकलेस से दीवारों पर वार करता है, जिससे चिंगारियां निकलती हैं और मेटल गर्म हो जाता है। एक जबरदस्त सीन में वह गर्म मेटल को सांप के मुंह की तरफ फेंकता है, जिससे फ्यूल में आग लग जाती है और विशाल सांप पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है, जिससे पूरा इलाका रोशन हो जाता है। राक्षस एक आखिरी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चोटें झेल नहीं पाता।
किसी बड़े चमत्कार की तरह रेडियो ट्रांसमीटर बजने लगता है और एक आवाज सुनाई देती है जो बचे हुए लोगों से जवाब मांगती है। इस तरह पीछा करने का वह सिलसिला खत्म हो जाता है। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।